नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा ने भयानक रूप धारण कर लिया। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ताजी तस्वीर जो निकलकर सामने आई, उन्होंने पीएम आवास पर ढाबा बोल दिया और कीमती चीजों को लेकर के वहां से चले गए। इस झड़प में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। मरने वालों में 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और ढाका में बढ़ते तनाव और हिंसा के चलते ज्यादातर दुकानें और मॉल्स भी अब बंद हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जनवरी में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटी शेख हसीना अब इस्तीफा दे चुकी है और उनकी सरकार गिर चुकी है। हसीना पिछले 15 सालों से सत्ता में मौजूद थी। प्रदर्शनकारी इस्तीफे के बाद भी लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, मोबाइल इंटरनेट बंद करने का भी आदेश वहां है। प्रदर्शन के दौरान ढाका की ज्यादातर दुकानें और मॉल बंद हैं। ढाका के शहबाग में सैकड़ों छात्र और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकारी विरोधी नारे लगाए। रविवार को बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में कई वाहनों में आग लगा दी गई। अस्पताल परिसर में निजी कारों, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल और बसों में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारी ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मदरसों के छात्रों के साथ साथ मजदूरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य सार्वजनिक सदस्यों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया। इधर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो कल भारत पहुंची और भारत में ही रुकी। इसके बाद उनका लंदन जाने का प्रोग्राम है। वहीं दूसरी ओर जब वो अपना देश छोड़कर भाग चुकी हैं, वहीं प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों के बीच लगातार ये कौतूहल बना हुआ है कि शेख हसीना अब अगला कदम क्या उठाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार उनसे कड़ाई के साथ निपटने का प्लान बना रही है। अब अंतरिम सरकार वहां सेना बनाएगी। इसको लेकर के लगातार बैठक भी हो रही है। बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के चीफ और अन्य शीर्ष सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ हालत की समीक्षा हो रही है। और इस बैठक में लगातार जो गृह मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अब तो शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है। और अब अहम बात कि बांग्लादेश में हिंसा का भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। जी हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और वहां पर इस तरह की घटना हुई। अब इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। अगर बात बांग्लादेश हिंसा की भारत पर असर की करें तो देश के व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। भारत और दक्षिण एशियाई के सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल में भी काफी सारी गतिविधियां बंद पड़ रही है। बांग्लादेश के साथ व्यापार पर असर पड़ने से करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि पेट्रापोल और बेनोपोल बॉर्डर के जरिए सालाना व्यापार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का होता है। वहीं इंटरनेट बंद होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश में स्थिति खराब होने की वजह से वहां के लोग शरण लेने के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। इस वजह पर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से सतर्क हैं। इंडियन आर्मी अवैध तरीके से किसी के भी भारत में एंट्री नहीं कराने देगी। पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बीएसएफ है। और कल इसी बीच केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने सारा घटनाक्रम का ब्यौरा प्रधानमंत्री को दिया है और भारत भी अलर्ट मोड पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश से सटे त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति बन सकती है। बता दें कि साल 2021 में भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2,951 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसमें 2,036 बांग्लादेशी नागरिक थे और 58 रोहिंग्या थे। वहीं 2022 में बॉर्डर पर 2,967 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें 1951 बांग्लादेशी और 79 रोहिंग्या थे। बीते साल 2023 के बारे में बताएं तो 2,565 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें 1,548 बांग्लादेशी,
और 86 रोहिंग्या थे। इस साल 15 जुलाई तक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को इस तरीके के घुसपैठ में पकड़ा जा चुका है। और इधर भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। यहाँ भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो वो इस नंबर +880131307640 पर संपर्क कर सकते हैं। हिंसा की आग में आखिर बांग्लादेश क्यों सुलझ रहा है? अब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका कारण समझना भी जरूरी है। असल में बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश से आजादी युद्ध लड़ने वाले रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात है। अब ढाका और दूसरे शहर के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो इसे भेदभाव वाला मानते हैं कि इसे 10% तक करने की बात वो मान रहे हैं, लेकिन 30% आरक्षण बहुत अधिक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से घटाकर 7% कर दी। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के ही आधार पर मिलेगी। इस हिंसा और तनाव के बीच बांग्लादेश के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद उनका अलग रुख क्या होगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। जनता को न्याय और शांति की उम्मीद है, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।